नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं, जहां पर चुनावी रणनीति का शंखनाद करेंगे अमित शाह। मिशन 2023 को लेकर चुनावी रणनीति का शंखनाद करेंगे अमित शाह। 30 जुलाई को फिर एमपी दौरे पर रहेंगे अमित शाह। ये बड़ी खबर, भोपाल में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमित शाह बताएंगे बीजेपी के चुनावी मुद्दे, विकास के मुद्दे पर जनता के सामने जाएगी बीजेपी। तो भोपाल चुनावी रणनीति का शंखनाद करेंगे अमित शाह। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। चुनावी रणनीति का शंखनाद करेंगे अमित शाह। 30 जुलाई को फिर एमपी दौरे पर रहेंगे अमित शाह। तो भोपाल में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमित शाह बताएंगे बीजेपी के चुनावी मुद्दे। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। विकास के मुद्दे पर जनता से बात करेंगे। भोपाल चुनावी रणनीति का शंखनाद करेंगे अमित शाह। 30 जुलाई को फिर एमपी दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कुलभूषण हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलभूषण, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर आपके पास? क्या कुछ कार्यक्रम होगा अमित शाह का? देखिए, अगर बात की जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पिछले कुछ दिनों में ये तीसरा दौरा है और 30 जुलाई को एक बार फिर से अमित शाह भोपाल पहुंचेंगे। भोपाल पहुंचने के बाद एक बड़ी बैठक जो है प्रदेश बीजेपी कार्यालय में लेंगे। 12 बजे प्रेस वार्ता को संबोधित। इसके साथ ही बैठक में जो है चुनावी रणनीति के बिंदु बताएंगे। दोपहर और किन मुद्दों जनता की अदालत में आपको पहुंचना है, तो ऐसी तमाम चीज की जो समीक्षा देते हुए नजर आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और वहीं मध्य प्रदेश में बच्चे के गुमशुदगी के मामले में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोला है, जिसमें उन्होंने वर्तमान सरकार के शासनकाल में सबसे अधिक बच्चियों के गायब और महिला अत्याचार का आरोप लगाया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ये 18 साल मिसिंग है। सबसे ज़्यादा महिला अत्याचार मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति पर अत्याचार मध्य प्रदेश में नंबर 1 है। मध्य प्रदेश हर चीज़ों में शिवराज सिंह जी की ये 18 साल की उपलब्धि है। सर, मध्य प्रदेश में बार-बार अमित शाह पहुंच रहे हैं, हर 2 दिन में 36 घंटे में दूसरी बार आने वाले। वो उनकी खुशी है। बीजेपी अपना तय करे कैसे चुनाव। आपको नहीं लगता सर घबराए हुए हैं लगातार कांग्रेस के? क्या है, मैं उस सेक्टर में मैं अपनी बात जानता हूँ, उनकी बात ही जानता हूँ। केंद्र को क्या शिवराज के मिसिंग है। सबसे ज़्यादा महिला अत्याचार मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा कमेटी की बैठक में बस्तर समेत विभिन्न जिलों के 22 पूर्व विधायकों की सुरक्षा में कटौती की गई है, जिसमें 15 के आसपास बीजेपी के और 7 के आसपास कांग्रेस के नेता शामिल हैं। इसे लेकर आपको बता दें, जब हमारे संवाददाता ने बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं से बात की तो क्या कहा उन्होंने, सुनिए। छत्तीसगढ़ में प्रोटेक्शन रिव्यू की बैठक होती है, जिसमें 22 ऐसे विधायक और पूर्व विधायक हैं, जिसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के, जिनकी जब प्रोटेक्शन का रिव्यू किया गया तो कुछ की सिक्योरिटी हटा दी गई और कुछ की कम कर दी गई। हमारे साथ ऐसे ही कुछ पूर्व विधायक हैं, उनसे समझ लेते हैं कि आखिर हुआ क्या है। प्रोटेक्शन हुआ, उसके बाद सिक्योरिटी हटा दी गई या कम की गई। आप कहाँ से विधायक हो, क्या हुआ है?
मेरा नाम पिंकी शिवराज सा है। मैं पूर्व विधायक सिहावा हूँ और जैसा कि आपको जानकारी दी गई है, जब प्रोटेक्शन रिव्यू की बैठक हुई तो 16 जून को आदेश किया गया है। तो इसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के बस्तर क्षेत्र में रहने वाले जो अति संवेदनशील एरिया है वहाँ के पूर्व विधायक हैं, उनकी सुरक्षा को कम कर दिया गया है। चूँकि मैं भी नगरी सिहावा विधानसभा की पूर्व विधायक हूँ और आज भी क्षेत्र में सक्रियता से हम काम कर रहे हैं और मेरी सुरक्षा पूरी तरह से कैटेगरी को हटा दिया गया है और स्थानीय स्तर पर सुरक्षा दी जाएगी, ऐसा आदेश जारी किया गया है। आदेश जारी किया। आप कहां से हैं और कहां से विधायक थे? आपकी सिक्योरिटी की क्या स्थिति है? मैं लच्छूराम कश्यप, पूर्व विधायक चित्रकूट बस्तर, और मुझे जो है जेड श्रेणी की जो फॉलो दी गई थी और सिक्योरिटी दी गई थी, उस जेड श्रेणी में जो है फॉलो को हटा दिए, अपने पीएसओ को रखा गया है और उससे जो है हमारा चित्रकूट विधानसभा जो है पूरी तरह से लगभग 27 से 30 जो बूथ है, उस बूथ जो अति संवेदनशील क्षेत्र है, उस संवेदनशील क्षेत्र में चुनाव के समय और चुनाव के हम लोग घूमते रहते हैं। मैं डॉक्टर सुभाव कश्यप, बस्तर विधानसभा क्षेत्र मेरा पूर्व विधायक हूँ और मुझे वाई श्रेणी वाई+ की सुरक्षा दी गई थी, उसको कम कर दिया गया है। वाई+ से वाई कर दिया गया है। मैं भोजराज नाग, पूर्व विधायक अंतागढ़, मुझे जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी, अभी घटा करके वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई। वाई अभी तो 6 पीएसओ है, लेकिन वहाँ के एडीओपी ने कहा था कि कम होगा करके, अपने पीएसओ लोग को बुला करके। अभी जो भी क्षेत्र में संवेदनशील क्षेत्र में हम लोग जाते हैं, फॉलो और पायलटिंग गाड़ी देने का रहता है जेड श्रेणी में। अभी उनकी मर्जी है, यदि देना चाहे तो देंगे, नहीं देना चाहे तो नहीं देंगे। मैं बैदुराम कश्यप, पूर्व में केसलूर के विधायक था और सेकंड बार जो है चित्रकूट। आपके यहाँ की क्या स्थिति? जेट सुरक्षा दी गया था, फॉलो पायलटिंग दिया गया था और फॉलो जो थे उसको हटा दिया गया और अपना जो सुरक्षा गार्ड है वो 6 थे तो 3 कर दिया गया। देखिए, ये तमाम वो पूर्व विधायक हैं जो बस्तर जैसे अति संवेदनशील इलाके, अति संवेदनशील जिलों से आते हैं, जहां तमाम बार इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है, तमाम बार इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं कि नक्सलियों के पर्चे लगा दिए जाते हैं, नक्सली रोड काट देते हैं, नक्सली धमकी दे देते हैं। ऐसी तमाम चीज़ें, तमाम वारदातें उस बस्तर में देखने को मिलती है। लेकिन जब 22 पूर्व विधायकों और पूर्व नेताओं की सिक्योरिटी प्रोटेक्शन रिव्यू की बैठक होती है तो कुछ की जो सुरक्षा व्यवस्था वो कम कर दी जाती है और कुछ की ख़त्म कर दी जाती है। अब सवाल यही खड़ा होता है कि जब दावा किया जा रहा था कि सुरक्षा रिव्यू किया जाएगा और सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, क्योंकि बस्तर में तमाम नेताओं की हत्या, चाहे वो झीरम घाटी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सुरक्षा की बात हो, उस बीच इस तरह के सुरक्षा रिव्यू में कटौती करना ये कहाँ तक न्याय संगत है? इस समय सहयोगी जेपी साहू के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, रायपुर। और अब खबर है सतना से, जहां पर मेहर में शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। यहां पर 10 साल की बच्ची के साथ 2 दरिंदों ने गैंगरेप किया और बाद में उसके प्राइवेट पार्ट में डंडा डाल दिया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। वहीं इस घटना को लेकर सीएम शिवराज ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई और बच्ची के इलाज के लिए समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल मामला जो है वो मैहर के देवी धाम अंधरा टोला का है। बच्ची को दोनों आरोपी मां शारदा पहाड़ी के बगल में स्थित पहाड़ में ले गए, जहां पर दोनों आरोपियों ने उसके साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। दिनांक 28/7/23 को सुबह सूचना मिली कि एक लड़की जो करीब 11-12 साल की है वो मिली है और बताया गया कि उसके साथ बलात्कार की घटना हुई है। तो जब तस्दीक कराई गई तो पता चला कि हाँ, बलात्कार की घटना हुई है और उसमें 2 आरोपी हैं जिनको बाद में पुलिस द्वारा अपनी मेहनत से पकड़ा गया, वो हिरासत में है। बाकी अभी कार्रवाई की जा रही है और लड़की का मेडिकल कराया जा रहा है। लड़की की हालत कैसी है? लड़की की हालत चूँकि उम्र कम है इसलिए मैहर में उसका इलाज किया गया और अभी रेफर किया गया है। अभी डॉक्टर ने कुछ क्लियर स्टेटमेंट नहीं दिया है।
जैसा भी आएगा फिलहाल रीवा रेफर किया गया है। आदिल हमारे साथ संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। आदिल, इस पूरे मामले को लेकर आपके पास क्या जानकारी है और क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से अभी तक की गई है? बिल्कुल, अन्य बताएंगे। जहां पुलिस की बात किया जाए तो मौके में रीवा जोन के जो आईजी है, सतना जिले के जो पुलिस अधीक्षक है, वो भी मौके में पहुंच चुके हैं। और जो जहां पे घटना हुई है, जिस बच्ची के साथ घटना हुई है, वहां पे मौका मारने क्योंकि झाड़ियों के बीच की घटना बताई जा रही है। दोनों आरोपी को तो सुबह ही गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पे जो बच्ची सीरियस थी, जो गंभीर थी, उनको मेडिकल कॉलेज रीवा में एडमिट कराया गया है। जांच जारी है। वही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट करके उनमें कठोर से कठोर कार्रवाई आरोपी के लिए निर्देश दिए हैं पुलिस प्रशासन को, और जल्द से जल्द मकान गिरने की भी कार्रवाई होने वाली है। इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि बेहद घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है, प्रशासन के अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं और जो बच्ची के परिजन हैं उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है? बिल्कुल, लड़की के जो परिजन है, जो माँ है, वो तो बेहोश हो गई थी रिपोर्ट लिखवाते समय, लेकिन अभी वो लड़की की जहाँ पे मेडिकल कॉलेज में रखा गया है वहाँ पे है। लेकिन जो लड़की की मौसी है, उनने बताया है कि दो आरोपी है, एक अतुल बढ़ोलिया और एक रवि नाम का व्यक्ति। ये दोनों इस शारदा पठन समिति जो ट्रस्ट है मैहर की, वहाँ पे दोनों कर्मचारी है। लेकिन अभी दोनों को भी कुछ ही मिनट पहले मैहर प्रशासक है, उनने दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है और सेवा से बर्खास्त भी कर दिया गया है दोनों को साथ में। अब वही लड़की की जो मौत, ने बताया कि घटना कल की है, रात की है। सुबह आके मम्मी बताए घर में कि हमारे साथ दो लोगों ने ऐसा मतलब घटना को अंजाम दिया है। लेकिन पुलिस की बात किया जाए तो पुलिस ने बहुत सतर्कता के साथ मौके पर पहुंच के दोनों आरोपियों को तत्काल सुबह गिरफ्तार कर दिया गया है। आदिल, क्योंकि जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, एक बार फिर से महिला सुरक्षा को लेकर प्रदेश में सवाल खड़े हो रहे हैं। महिला सुरक्षा की अगर बात किया जाए तो ये बिंद में लगभग, हम पूरे रीवा डिवीजन की बात किया जाए तो सतना जिले में 10वीं या 11वीं घटना है इस साल। लेकिन रीवा डिवीजन की बात किया जाए चारों जिले में, तो यहाँ पे घटनाओं को लेके काफी है। जो चाहे महिलाएं की बात किया जाए, चाहे बच्ची रेप के मामले में बात किया जाए, चाहे क्राइम के मामले में बात किया जाए। लेकिन एक तरफ जहाँ सरकार कह रही है कि हम महिलाओं में अंकुश लगाए हुए, वही विपक्ष को भी मौका मिल रहा है। विपक्ष लगातार साध रहे हैं कि इस तरह की घटना क्यों हो रही। भाजपा शासन में लगातार विरोध सुबह से हो रहा है सोशल मीडिया में विपक्ष की ओर से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और वहीं राजधानी रायपुर में 26 दिनों से लगातार आंदोलनरत अनियमित कर्मचारी एस्मा के बावजूद डटे हुए हैं। इसे लेकर जब हमारे संवाददाता ने प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। को लेकर 54 विभागों के 50,000 से ज्यादा कर्मचारी आंदोलनरत हैं। आंदोलन हमको सरकारी नौकरी दी जाए, आंदोलन हमको परमानेंट किया जाए। एस्मा लगा होने के बाद भी ये कर्मचारी आंदोलनरत है सरकारी नौकरी पाने के लिए अपनी मांगों को। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे समझने की कोशिश। कब से आंदोलनरत हैं आप? कब से आंदोलन पर हैं? से आंदोलन कर रहे हैं। क्या मांगे सरकार? नियमित और संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए बोले थे छत्तीसगढ़ शासन ने, तो उसी के लिए हम लोग नियमित करने के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं। किस विभाग से हैं? मैं तकनीकी शिक्षा से हूँ। मैं तकनीकी शिक्षा से। देखिए, तमाम लोग हैं अलग अलग विभागों से, कुछ और लोग भी हैं, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। कहाँ से आप आई हैं और किस विभाग से हैं? रायपुर से आए हैं हम लोग, स्वास्थ्य विभाग से हैं, एनएचएम से, है ना। हम लोगों की मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। माननीय भूपेश बघेल जी से निवेदन है कि हमें जल्द से जल्द नियमितीकरण दें। एस्मा लगा हुआ है, आज आखिरी दिन है। एस्मा तो समझते हैं ना, उसके बावजूद काम पर नहीं लौट रहे। नहीं लौटेंगे हम काम पे जब तक नियमितीकरण नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत प्रताड़ित हो चुके हैं। माननीय मंत्री जी ने खुद हमारे मंच में आके बोला था कि 10 दिन के भीतर हमको नियमितीकरण किया जाएगा। उसके बावजूद भी आज 5 साल बीतने को है, हमको नियमित नहीं किया गया है। नहीं किया। कुछ और लोग हैं। चाह क्या रहे हो, क्या चाह रहे हो? नियमितीकरण। क्या होगा उससे? उससे हमारे पूरे परिवार का भला होगा। आज दिनांक तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। शासन ने हमको जो वादा किया था वो अभी तक पूरा नहीं। अभी की नौकरी से भला नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। देखिए, वायदा किया है, निभाना पड़ेगा। इसी तर्ज पे लोग जमे हुए हैं। 26 दिन बीत चुके हैं और कहा यह जा रहा है जो डर था
वो निकल चुका है। और कहा जाता है जब डर खत्म हो जाता है तो कुछ नहीं बचता, कि लोग अपने परिवार को, अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ दिन रात आंदोलनरत हैं, सिर्फ इसलिए कि सरकारी नौकरी मिल जाए, सिर्फ इसलिए कि जो नियमितीकरण है वो हो जाए। अब ये नियमितीकरण आखिर कब होगा, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि सरकार वायदा कर रही है, सरकार दावा कर रही है कि जानकारी जुटाई जा रही है और जल्द से जल्द आप लोगों को मौका दिया जाएगा। इस समय सहयोगी जेपी साहू के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, रायपुर। रेलवे ने छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली 8 ट्रेनों को फिर से कैंसिल कर दिया है, जिसके कारण यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। इसे लेकर जब हमारे संवाददाता ने रेलवे जंक्शन का जायजा लिया और यात्रियों से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। रेलवे ने विकास कार्य के बहाने लगातार 8 ट्रेनों को रद्द कर दिया है और इस कारण अब रेल यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बार बिलासपुर नागपुर सेक्शन में तीसरी लाइन के काम के चलते गाड़ियों को रद्द किया गया है। रेल प्रशासन ने यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए खेद भी व्यक्त किया है, लेकिन यात्रियों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किया गया है। देखिए, जिस प्रकार से बिलासपुर नागपुर के साथ ही बिलासपुर झारसुगड़ा और कटनी रूट पर तीसरी और चौथी लाइन को जोड़ने का काम चल रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे अंतर्गत बिलासपुर नागपुर सेक्शन में तीसरी लाइन में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का कार्य भी किया जा रहा है। लगातार देखिए 28 जुलाई सुबह 9 बजे से 29 जुलाई दोपहर 3 बजे तक 18 घंटे का ब्लॉक किया गया है। 18 घंटों तक कोई ट्रेनें नहीं चलेंगी। करीब 8 ट्रेनें इससे प्रभावित होंगी और 8 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। लगातार जो यात्री हैं, यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और जिस प्रकार से ये रेल यात्रियों को परेशानी करना पड़ रहा है, परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। ट्रेनें रद्द हैं और लेट लतीफी भी काफी हो रही है। आप कहाँ जा रहे हैं और क्या जा रहा हूँ सर, मेरा रायपुर से टिकट है। ये रात को 2:50 पे ट्रेन थी, अभी सुबह के लगभग 10 बजते आ रहे हैं और मोबाइल में लोकेशन कभी दिखा रहा है कि 6 बजे पहुंचेंगी, कभी दिखा रहा है 7 बजे पहुंचेंगी। अभी तो यहाँ से दुर्ग के आगे दिखा रहा है ट्रेन। अब हम समझे क्या, पूछताछ कर के थक चुके हैं। रात को 3 बजे से खड़े हैं साहब, नींद नहीं किए, परेशान हो गए। कंफर्म टिकट होने के बाद कोई फायदा नहीं है। जयप्रकाश साहू के साथ जगदीश सिंह, इंडिया न्यूज, रायपुर। बारिश के साथ मौसम में आए बदलाव के चलते बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ साथ आंखों में कंजक्टिवाइटिस की शिकायतें तेजी से बढ़ रही हैं। पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ जबलपुर जिले में भी आई फ्लू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। जबलपुर की जिला अस्पताल विक्टोरिया में आई फ्लू से पीड़ित मरीजों की संख्या में अचानक इजाफा है। बड़ी तादाद में लोग आंखों की बीमारी लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि मौसम में आए बदलाव के कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ गया है, इसीलिए आई फ्लू के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। तरह का फ्लू है, ये वायरल इन्फेक्शन है। जैसे अपन बहुत सारे फ्लू सुनते हैं, इसको नाम दिया जाता है आई फ्लू और मेडिकल भाषा में अपन इसको कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। ये वास्तव में संक्रामक रोग है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है और आंखें लाल हो जाना, आंखों से पानी आना, कई बार आंखें लाल नहीं होती, आंसू बहुत आते हैं, आंख में भारीपन लगना, दर्द लगना, इस तरह के लक्षण इसमें आते हैं और ये हर उम्र के लोगों को प्रभावित करती है, बच्चे हों या बड़े हों। तो इसलिए इसमें यही सलाह दी जाती है और काफ़ी संख्या में ये केसेस अभी आ रहे हैं। हमारे यहाँ जिला अस्पताल की ऑप्थेल्मिक ओपीडी में जो मरीज आ रहे हैं उसमें से करीब 60% मरीज ये आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस के ही हैं। डॉक्टर्स उनको देख रहे हैं, उनको दवाइयाँ दे रहे हैं, आई ड्रॉप्स वगैरह उपलब्ध करा रहे हैं और आम जनता को आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहूँगा कि यदि किसी को कंजक्टिवाइटिस हो गई है तो वो थोड़ा सा आइसोलेट रहे, दूसरे लोगों से अलग रहे, भीड़ वाले स्थानों पे ना जाएं। लोगों में ये भ्रम है कि यदि हमको कंजक्टिवाइटिस हो गई है तो हम चश्मा लगा के कहीं भी जा सकते हैं। चश्मा लगाना उस बीमारी को फैलने से रोकने का कोई उपाय नहीं है। चश्मा इसलिए लगाना ज़रूरी है कि कंजक्टिवाइटिस में जो लाइट होती है, सूर्य का प्रकाश वगैरह जो है, वो बहुत तेज प्रतीत होता है और रेटिना पे दुष्प्रभाव डाल सकता है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।